नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रूस द्वारा सीटीबीटी का रद्दीकरण क्या सशस्त्र दौड़ के एक नए युग की आगाज है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में रूस के द्वारा सीटीबीटी का कैंसिलेशन किया गया। रूस सीटीबीटी से बाहर आ चुका है। अब रूस सीटीबीटी के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा एक इंसिडेंट होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इतनी बड़ी एक घटना होती है, जो कि एक युग प्रवर्तक घटना है, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि रूस के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, निश्चित तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल सिस्टम पर इसका बहुत ही दूरगामी और बहुत ही प्रभावशाली असर पड़ने वाला है। तो ये जो सीटीबीटी है, ये विषय थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसको मैं दो पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सीटीबीटी है, जिसको कि रूस द्वारा अभी हाल ही में कैंसिल किया गया है, उसका कैंसिलेशन किया गया है, तो वो सीटीबीटी है क्या? आज हम उस सीटीबीटी पर चर्चा करेंगे। उसके क्या प्रावधान हैं, कितने अनुच्छेद हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, तो इस रूस के इस कदम का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर असर क्या पड़ने वाला है, उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके के बदलाव आने की संभावना है, तो उस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो जो सीटीबीटी है, स्पेशली आज हम सीटीबीटी पर ही फोकस करेंगे। तो जो सीटीबीटी है, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसमें एक प्रियम्बल, एक प्रियम्बल, 17 आर्टिकल, 2 एनेक्सेस, 1 प्रोटोकॉल हैं। तो जो सीटीबीटी है, इस संधि में एक प्रस्तावना, 17 अनुच्छेद, 2 एनेक्स, एक प्रोटोकॉल है। और ये जो प्रोटोकॉल है, इसके 3 भाग हैं, और इस प्रोटोकॉल में भी 2 एनेक्स हैं, 1, 2। और जो सीटीबीटी है, सीटीबीटी का जो उद्देश्य है, ये संधि क्यों लाई गई, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसका जो उद्देश्य है, ये परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है। तो जो सीटीबीटी है, इसका मेन उद्देश्य यह है, मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि यह संधि संपूर्ण विश्व में किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोट पर पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है। हर प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोट को रोकने की बात करता है, चाहे वो आकाश में परीक्षण की बात हो, या भूमि के अंदर हो, या जल के भीतर हो, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट मिलिट्री पर्पज से किया जाए या पीसफुल पर्पज से किया जाए। तो कहने का से यह है कि ये जो संधि है, सीटीबीटी है, ये पूरे विश्व में परमाणु परीक्षण का किसी भी प्रकार से विस्फोट की मनाही करता है, पूरी तरीके से उस पर बैन की बात करता है। तो ये इसका उद्देश्य है सीटीबीटी का। तो जो सीटीबीटी की जो हिस्ट्री है, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी का जो इतिहास है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ी,
इसका उद्देश्य आपने समझ लिया, और किस प्रकार से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है आगे बढ़ता है और इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा और रूस के इस कदम क्या क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो सीटीबीटी है इसका प्रस्ताव मई 1996 में जैथ रेमेकर ने किया। ये नीदरलैंड के राजदूत थे, नीदरलैंड के राजदूत थे। और जब मई 1996 में जैथ रेमेकर ने प्रपोजल को तैयार किया, वो स्पेशली अमेरिका के कहने पर ही चीजें आगे बढ़ी थी, तो अमेरिका ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को वार्ता के लिए आगे बढ़ाया, इस प्रस्ताव को वार्ता के लिए एक प्रकार से विश्व समुदाय के सामने रखा। और इसके बाद इस प्रपोजल के आने के बाद जून 1996 में जून 1996 में जिनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तो उसमें सहमति नहीं बनी, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों ने इस संधि को विभेदकारी बताया, असमानता मूलक बताया। खास करके भारत या और अन्य देशों ने कहा कि ये संधि जो है ये भेदभावकारी है, असमानता को पैदा करने वाली है, विश्व समुदाय को दो धड़ों में बांटने वाली है, इसीलिए सहमति नहीं बनी और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद 10 सितंबर 1996 को यह प्रस्ताव रिचर्ड बटलर जो कि ऑस्ट्रेलिया के राजदूत थे, के डिप्लोमेट्स थे, तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रस्ताव को यूएनजीए में प्रस्तुत किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया। और अंततः इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और ये प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव 3 के मुकाबले 158 मतों से पारित हो जाता है। तो कहने का सही है कि जब इस प्रस्ताव पर यूएनजीए में डिस्कशन के बाद जब उस पर मत विभाजन हुआ और उस पर जो मतदान कराया गया, जब मतदान होता है तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो 3 देश हैं इन्होंने विरोध में मत किया इस प्रस्ताव के। उसमें भारत, भूटान, लीबिया, इन्होंने विरोध में मत किया और 5 राष्ट्र अब्सटेन कर गए, अनुपस्थित रहे, यानी उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ये 5 राष्ट्र कौन थे? ये 5 राष्ट्र कौन हैं? इसमें आपका है लेबनान, सीरिया, क्यूबा, मॉरिशस, तंजानिया। ये ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, वो अब्सटेन कर गए, वो अनुपस्थित हो गए।
और 158 मत 158 मत पक्ष में आया। तो इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है और अंततः 24 सितंबर 24 सितंबर 1996 को जो सीटीबीटी संधि है ये अस्तित्व में आती है और इसी दिन से इसे हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया। तो 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी जो संधि है वो अस्तित्व में आती है और इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया और सिग्नेचर के संबंध में जो अंतिम डेडलाइन निर्धारित की गई थी सितंबर 1996 को हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया इस संधि को और इस संधि पर हस्ताक्षर की जो लास्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी वो थी सितंबर 1999, अर्थात 3 वर्ष का समय दिया गया था हस्ताक्षर करने के लिए और सितंबर 1999 ये अंतिम डेडलाइन निर्धारित की गई थी हस्ताक्षर के लिए कि इसमें इस समय सीमा के अंदर सभी राष्ट्र सिग्नेचर कर दें और उसे रेटिफाई कर दें, मतलब कि अपने विधायिका द्वारा उसका वो अनुसमर्थन करवा दें, तभी वो संधि मतलब ये मानी जाएगी कि हाँ ये राष्ट्र ने उस पर सिग्नेचर कर दिया है और वहां की जो व्यवस्थापिका है उसने उसे स्वीकार कर लिया है, मतलब उसे रेटिफाई कर दिया है। और ये जो संधि है सीटीबीटी, तो इस संधि के जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस संधि में कुल 17 अनुच्छेद हैं, तो आर्टिकल 14 में ये प्रावधान है, आर्टिकल 14 में ये प्रावधान है कि यह संधि तब तक लागू नहीं होगी जब तक इस संधि के एनेक्सर 2 में जो शामिल 44 नेशंस हैं उस पर सिग्नेचर करके उसे रेटिफाई नहीं कर देंगे और जब वो रेटिफाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे तो प्रमाण पत्र प्रस्तुति की तारीख से 3 महीने के बाद यह संधि लागू होगी। हमारे कहने का आशय यह है कि इस संधि के आर्टिकल 14 में यह प्रावधान किया गया है कि यह संधि लागू तब होगी जब इस संधि के एनेक्सर 2 में जिन 44 राष्ट्रों का उल्लेख किया गया है वो 44 राष्ट्र इस संधि पर हस्ताक्षर करके इसे रेटिफाई कर देंगे और रेटिफाई करने के संबंध में वो जो अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे उस प्रस्तुति की तिथि से 180 दिन के बाद यह संधि लागू होगी। तो उसमें यह प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए, अब देखिए एनेक्सर 2 में जो 44 नेशंस की बात की गई है, इसमें 2 कैटेगरी के राष्ट्र हैं, इसमें 2 कैटेगरी के राष्ट्र हैं। नाइन प्लस 35, 9 5 14 3 6 45, तो 9 प्लस 35। अब जो ये 44 राष्ट्र हैं ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो अब ये जो 9 राष्ट्र हैं ये हैं
न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और ये जो है मतलब कि ऐसे न्यूक्लियर स्टेट है जिनके पास परमाणु हथियार तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है, ये परमाणु हथियार बना सकते हैं, ये इनके पास बनाने की कैपेबिलिटी है, लेकिन परमाणु हथियार इनके पास है नहीं। दुनिया में अभी तक घोषित अघोषित कुल 9 राष्ट्र ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु बम है। अब ये 9 राष्ट्रों में कौन कौन है? इसमें भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। देखिए ये ऐसे राष्ट्र हैं, इन्होंने ये ऐसे राष्ट्र हैं, इन्होंने न तो एनपीटी पर साइन किया है और ना ही इसे रेटिफाई किया है, और ब्रिटेन, फ्रांस, ये ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने साइन प्लस रेटिफाई दोनों किया है। मतलब इन्होंने साइन भी किया है और इन देशों की व्यवस्थापिका ने सीटीबीटी को एक्सेप्ट भी किया है। अब आया अमेरिका, चीन, इजराइल, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने सीटीबीटी पर साइन किया है किंतु इसे रेटिफाई नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। और रूस, अब देखिए कि रूस भी इसी कैटेगरी में आएगा। पहले रूस 2 नवंबर 2023, 2 नवंबर 2023 को, 25 अक्टूबर 2023 को रूस की संसद ने सीटीबीटी को डी रेटिफाई किया और वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने 2 नवंबर 2023 को उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 नवंबर 2023 को रूस सीटीबीटी के प्रावधानों से बाहर हो गया। तो 2 नवंबर 2023 के पहले रूस इस कैटेगरी में आता था जिसने सीटीबीटी को साइन भी किया प्लस रेटिफाई भी किया था, लेकिन अब रूस इस कैटेगरी में आ गया है जिस कैटेगरी में अमेरिका, चीन, इजराइल हैं। यानी रूस सीटीबीटी का सिग्नेटरी तो है लेकिन उसका जो रेटिफिकेशन है उसने उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब रूस इस कैटेगरी में आ गया है। और ये 35 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं, परमाणु फैसिलिटी है, ये चाहे तो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं है। तो ये संधि लागू तब होगी आर्टिकल 14 के अनुसार जब इस संधि के एनेक्सर 2 में शामिल 44 राष्ट्र, एनेक्सर 2 में उल्लिखित 44 राष्ट्र उसको साइन कर देंगे और उसे रेटिफाई कर देंगे तब। और जिस तारीख को ये लोग रेटिफाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे उस तिथि से 180 दिन के बाद यह संधि लागू होगी। मान लीजिए, अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए कि अभी वर्तमान समय में सीटीबीटी पर 187 राष्ट्रों ने साइन किया है और इसमें से 176 राष्ट्रों ने इसे रेटिफाई किया है, अब आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रों ने साइन किया है और इसे रेटिफाई भी कर दिया है, लेकिन
संधि लागू नहीं हो पाई है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम यह है मित्रों कि हम कहते हैं कि जितने यूएन के मेंबर हैं वो सब, जितने यूएन के मेंबर हैं उसमें से चाहे काफी लोग, अब देखिए बहुत बड़ी संख्या है भाई, 176 राष्ट्रों ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है, लेकिन फिर भी यह संधि लागू नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं लागू हो पा रही है? इसलिए लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि जो ये 44 राष्ट्रों का ग्रुप है जिनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर बम बनाने में कैपेबल भी हैं, जब तक ये राष्ट्र साइन नहीं करेंगे ये संधि लागू नहीं होगी। देखिए 176 राष्ट्रों ने सिग्नेचर कर दिया है, हम कहते हैं कि 193 190 राष्ट्र सिग्नेचर कर दें। अगर ये जो 44 राष्ट्रों का जो ये ग्रुप है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अपने पास रखता है, इसमें से यदि एक राष्ट्र भी सिग्नेचर नहीं करेगा, तो यदि इसमें से ये जो 44 राष्ट्रों का ग्रुप है, यदि इस ग्रुप का एक राष्ट्र सिग्नेचर ना करे, बाकी सारी दुनिया सिग्नेचर कर दे, तो यह संधि लागू नहीं होगी। इसलिए अगर ये 44 राष्ट्र साइन करके रेटिफाई कर दें, जो इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रों ने रेटिफाई किया है, ये रेटिफाई और कम संख्या में करें तो भी ये संधि लागू हो जाएगी, नहीं तो और राष्ट्र इसे रेटिफाई कर देंगे। लेकिन जब तक इन 44 राष्ट्रों का जो ग्रुप है, जब तक ये 44 नहीं करेंगे, यदि इस 44 में एक राष्ट्र भी रेटिफाई नहीं करेगा इस संधि को, तो ये संधि लागू नहीं होगी। तो इसलिए ये संधि लागू तभी होगी जब ये 44 राष्ट्रों का जो ग्रुप है जिसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं, जब वो साइन करेंगे तभी ये संधि लागू होगी, अदरवाइज ये संधि लागू नहीं होगी, चाहे जितने राष्ट्र इसे सिग्नेचर करके रेटिफाई कर दें। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जैसे इसमें ये प्रावधान है कि जब ये 44 राष्ट्र साइन करके रेटिफाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, उसके 180 दिन के बाद ये संधि लागू होगी। जैसे मान लीजिए कि आज तारीख है 30 नवंबर 2023। आज की तिथि में ये 44 राष्ट्र सिग्नेचर करके रेटिफाई कर दें और रेटिफाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, तो इसके 180 दिन के बाद, मतलब नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी ये संधि जो है मार्च 2024 में फिर लागू होगी। अगर आज की तिथि में ये 44 राष्ट्र इस संधि को सिग्नेचर करके रेटिफाई कर दें, रेटिफाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, उसके 180 दिन के बाद ये संधि लागू होगी। नहीं तो कितने भी राष्ट्र इसे रेटिफाई कर दें, जब तक इस ग्रुप का कोई एक राष्ट्र यदि नहीं रेटिफाई करता है तो ये संधि लागू नहीं होगी और कभी भी लागू नहीं होगी। इसीलिए आज तक ये संधि लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए अमेरिका है, चीन है, इजराइल है, इन लोगों ने साइन किया, रेटिफाई नहीं किया। हमने, पाकिस्तान ने, कोरिया ने न तो साइन किया न रेटिफाई किया भाई, क्योंकि ये संधि का जो उद्देश्य है, अभी इसके जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत इस उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। तो जब संधि के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, अभी जो विभेदकारी प्रावधान हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इस पर साइन कर दें? भाई हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम तो 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट से घिरे हुए राष्ट्र हैं, तो वो तमाम सारी चीजें हैं। इसीलिए भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है, न साइन किया है, और रेटिफाई करने की तो बात ही नहीं है। तो मित्रों ये रहा कि ये संधि लागू कैसे होगी। तभी लागू होगी जब ये शर्तें पूरी होंगी। और देखिए इस संधि में एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो सीटीबीटी है ये न्यूक्लियर टेस्ट को कंप्लीट बैन करती है।
न्यूक्लियर विस्फोट पर पूर्ण प्रतिबंध तो लगाती है, लेकिन कोई राष्ट्र जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है, बहुत ही उन्नत है, वो राष्ट्र यदि कंप्यूटर लैब में बैठ करके यदि वो लैब में बैठ करके कंप्यूटर के माध्यम से एक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है, जब वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने न्यूक्लियर वेपन को अपग्रेड करेगा, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, उनकी रेंज को बढ़ाएगा, तो वहां पर यह संधि मौन है। यानी कि वास्तविक रूप में यदि कोई न्यूक्लियर विस्फोट करता है तो वो विस्फोट इस संधि के दायरे में आएगा, इस संधि के तहत अपराध है। लेकिन ऐसा कोई भी राष्ट्र जो टेक्नोलॉजिकली तकनीकी रूप से बहुत ही एडवांस है, बहुत ही उन्नत किस्म का राष्ट्र है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वो राष्ट्र लैब में कंप्यूटर्स की मदद से, इसमें एक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है। देखिए सिमुलेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो प्रयोगशाला में आप बैठ करके एकदम से हूबहू उसी प्रकार का एक पूरा का पूरा जो सिनारियो होता है, जो पूरा का पूरा माहौल होता है, जो पूरा का पूरा परिदृश्य होता है, परिस्थिति होती है, उसको आप इजाद करके क्रिएट कर करके आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने उस परमाणु हथियार की, उस विस्फोट की जो एक्यूरेसी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो मारक क्षमता है, आप उसको आराम से जज कर सकते हैं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो जब कोई राष्ट्र लैब में सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स के माध्यम से अपने न्यूक्लियर वेपन को अपग्रेड करेगा, उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाएगा, कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ऐसा टेस्ट इस संधि के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए भारत इसका तीव्र विरोध कर रहा है कि भाई जो राष्ट्र टेक्नोलॉजी के रूप में एडवांस नहीं है, तो आपने उन पर तो बैन लगा दिया कि वो रियल में कोई टेस्ट या एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन राष्ट्रों को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो राष्ट्र टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस हैं, उनको रियल में टेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो लैब में ही अपना सारा टेस्ट कर लेंगे। तो वो जो लैब में टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग को तो आपने बैन किया नहीं है सॉरी, वो टेस्ट इस संधि के दायरे में आएगा नहीं, इस संधि के हिसाब से अपराध होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो जो राष्ट्र एडवांस हैं वो अपने परमाणु जखीरे को, न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाते चले जाएंगे, आप उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा ही नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्र न्यूक्लियर हथियार जिनके पास नहीं है, उनके पास खतरे बहुत हैं, लेकिन आप उनको बैन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये दोहरा पैरामीटर है ना, वो गड़बड़ है। इसीलिए भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और करना भी चाहिए। भाई आप बिल्कुल समान पैमाने पर सबको लाइए, तब तो बात सही है। अदरवाइज आप किसी को एक बैक डोर से आप छूट दे रहे हैं और दूसरे को रोक रहे हैं। तो इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है और भारत का विरोध जायज है। तो ये तो रहा कि किस प्रकार से ये लागू होगा और उसके प्रावधान क्या है, ये तमाम सारी चीजें हैं। और ये जो संधि है सीटीबीटी, इस संधि के और इस संधि के क्रियान्वयन के लिए, ये जो संधि है, इस संधि के क्रियान्वयन के लिए देखिए जो संधि है इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कैसे होगा। भाई संधि आपने बना लिया, उसको लागू कर दिया, तो उसका जो क्रियान्वयन है वो भी प्रभावशाली होना चाहिए। उसका जो संचालन है, उसका जो ऑपरेशन है, उसे टाइम टू टाइम जज किया जाना चाहिए। तो इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इस संधि के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीटीबीटीओ की स्थापना की गई, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई।
नवंबर 1996 में। ये क्या करेगा? इस संधि के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। और जो CTBTO है ये दो अंगों से मिलकर बना है। एक है प्रिपरेटरी कमीशन, एक है प्रिपरेटरी कमीशन, और दूसरा है आपका प्रोविजनल टेक्निकल सेक्रेटारिएट। प्रोविजनल टेक्निकल सेक्रेटारिएट प्रोविजनल टेक्निकल सेक्रेटारिएट PTS, ये मार्च 1997 में स्थापित किया गया है। और इस संधि में एक प्रावधान और है जो जानने वाली चीज है, बहुत जरूरी है। इस संधि में एक प्रावधान यह है कि जब यह संधि लागू हो जाएगी तो लागू होने के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, लागू होने की तिथि से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगी। क्या होगा? रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगी। इस संधि में एक जो और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जब यह संधि लागू हो जाएगी, संधि के लागू होने की तिथि से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, यानी हर 10 वर्ष के बाद एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इस संधि का जो संचालन है, जो ऑपरेशन है, उसको देखा जाएगा और संधि की जो प्रभावशीलता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसको जज किया जाएगा। रिव्यू कॉन्फ्रेंस लागू होने की तिथि से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, यानी लागू होने की तिथि से हर 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगी, समीक्षा सम्मेलन होगा। उसमें यह देखा जाएगा कि जो संधि का संचालन है वो सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो संधि की जो प्रभावशीलता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सही है कि नहीं है। तो इस बारे में चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। अगर चीजें संतोषजनक नहीं होती हैं तो इस पर जो रिफॉर्मेटरी एक्शंस लिए जाएंगे, रिफॉर्मेटरी कार्य किए जाएंगे, और इस प्रकार से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और जो एक कंप्लीट बैन की बात है वो हम उसको पाएंगे। लेकिन मित्रों देखिए, यहां भी प्रावधान, एक तो प्रावधान में कुछ गड़बड़ियां हैं, इसीलिए बहुत सारे राष्ट्र इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर न तो सिग्नेचर किए हैं, न ही रेटिफाई किए हैं, और बहुत सारे राष्ट्र ने सिग्नेचर कर दिया है लेकिन रेटिफाई नहीं किए हैं। तो एक तो इसका जो इसमें के जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, इसके जो नियम है, उस लेवल पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। और उसके बाद जो राष्ट्र रियल में न्यूक्लियर वेपन को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, वो जो है साइन तो कर दिए हैं लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किए हैं, जबकि अपने पास एक व्यापक परमाणु हथियारों का जो जखीरा है वो अपने पास इकट्ठा करके रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं। तो कोई संधि बनाई गई है तो उसके क्रियान्वयन पर भी कार्य होना चाहिए, उसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि सबको साथ लेकर के चला जा सके। उसमें विभेदकारी प्रावधान नहीं होने चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की संधियां कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। और ये जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगा, इसके माध्यम से इसकी प्रभावशीलता, इसके ऑपरेशंस इत्यादि को जज किया जाएगा
और चीजें संतोषजनक नहीं रहेंगी तो रिफॉर्मेटरी एक्शन लिए जाएंगे। और मित्रों, रूस ने जो ये एक्शन लिया है सीटीबीटी को रद्द करने के संबंध में, सीटीबीटी को कैंसिल करने के संबंध में, इसमें रूस ने जो एक्शन लिया है उसे हम बुरा ही कहेंगे, अच्छा तो नहीं कहेंगे। लेकिन रूस ने ये एक्शन लिया तो इसके पीछे और भी बहुत सारे राष्ट्र जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की है कि रूस को ये कदम उठाना पड़ा है। भाई रूस के भी अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, तो इसमें अन्य राष्ट्र भी बहुत दोषी हैं, तभी आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है। क्योंकि अभी इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर के पीरियड में खास करके जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस रहा है अक्टूबर 62 का, तो वहां पर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो टेंशन थी, जो तनाव था, जो संघर्ष था, जो एक संकट था, वो बहुत ही चरम पर था, बहुत ही हाई लेवल पर था। यदि उस कोल्ड वॉर को छोड़ दिया जाए, कोल्ड वॉर की उस घटना को छोड़ दिया जाए, तो अभी इस समय अमेरिका और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस के जो बीच जो संबंध हैं वो काफी सीरियस हैं, संवेदनशील हैं, बहुत ही एक प्रकार से बहुत ज्यादा तनाव है। उस कोल्ड वॉर के बाद यदि देखा जाए तो इस समय दोनों देशों के संबंध बड़े ही खराब चल रहे हैं। और यूक्रेन का जो युद्ध चल भी रहा है तो उसमें यूक्रेन तो सामने है, लेकिन उसके पीछे पूरा तरीके से अमेरिका, नाटो फोर्सेस, वेस्टर्न फोर्सेस खड़ी हैं। तो रूस ने ये कदम उठाया तो इसके लिए दूसरे देश भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस ने एक्शन लिया। तो ये जो चीजें हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे कि रूस ने जो एक्शन उठाया है, जो ये कदम लिया है, जो स्टेप लिए हैं, तो उसके क्या असर आपको दिखाई देंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे मित्रों। आज बस यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, बाय।